हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश पूत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपने कमिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को किस तरीके से, किन परिस्थितियों में कैसे यूज किया जाता है और कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में मिसकंसेप्शंस भी होते हैं जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और किस तरीके से प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, छोटे छोटे ही वीडियोस में इसलिए बना रहे हैं जिससे आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे और आप जो है वो चीजों को देखते रहें, समझते रहें। अगर आपको ये चीज पसंद आती है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। पहले प्रेपोजिशंस के बारे में जान लीजिए कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। देखिए, प्रेपोजिशन को अगर हम बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं, प्री प्लस पोजीशन। ये नाउन या प्रोनाउन के पहले पोजीशन लेते हैं और उन नाउन या प्रोनाउन की बाकी के वर्ड्स के साथ क्या उनका रिलेशन है ये बताते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन। जैसे कि अगर मैं आपको विद हेल्प ऑफ चार्ट से बताऊंगी, अब मैं आप लोगों को दो प्रेपोजिशंस पहले समझा रही हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनका क्या मतलब है। सिंस और फॉर, एक चीज ये याद रखिएगा, सिंस एक कंजंक्शन भी है। जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है तो ये कंजंक्शन होता है, लेकिन जब ये नाउन, जब ये टाइम पीरियड के पहले आता है तो ये जो है ये प्रेपोजिशन हो जाता है। अब सबसे पहले आप सिंस फॉर के बारे में जो लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वो ये पढ़ रखा है, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए पढ़ा हुआ है सिंस फॉर, कि निश्चित समय के लिए सिंस यूज किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इतनी समझा रही। सिंस जो होता है वो बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ पॉइंट ऑफ टाइम ही पहले आपको समझा दूं कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कब से, कब से, व्हेन। जो चीज व्हेन का जवाब दे उसे क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि आई हैव बीन टीचिंग कि आई हैव बीन टीचिंग 2003, तो मैंने कहा मैं कब से पढ़ा रही हूँ? 2003 से पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसमें लगाऊंगी सिंस, क्योंकि ये क्या बता रहा है? एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, कब से का जवाब दे रहा है, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगी? सिंस का यूज जो है वो किया जा रहा है। सिंस जब भी कभी कोई चीज का पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है, कब, व्हेन का जो जवाब देता है उसको क्या कहा जाता है? सिंस यूज करते हैं। जैसे इसके और एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि we have not seen him अब मैंने यहाँ लिखा वी हैव नॉट सीन हिम मंडे, हमने उसे मंडे से नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है? मंडे से नहीं देखा है। जब मंडे जो है वो कब कब का जवाब दे रहा है? भाई मान लीजिए आज जो है, आज जैसे सैटरडे है तो मैंने बोला कि मैंने उसे मैंने नहीं देखा उसे, कब से? मंडे से नहीं देखा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या बता रहा है? मंडे बताया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सिंस का यूज जो है वो किया जाएगा। तो आपको निश्चित या अनिश्चित समय के बारे में नहीं सोचना है, ये सोचना है कि क्या ये चीज पॉइंट ऑफ टाइम बता रही है, क्या ये चीज व्हेन का जवाब दे रही है। अगर ये व्हेन का जवाब दे तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज सिंस को बता रही है। तो आप लोग सिंस के बारे में तो यहाँ तक समझिए। अब मैं फॉर के बारे में आपको बताऊं तो फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम। अब जी ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है इसके बारे में भी समझिए कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि पीरियड ऑफ टाइम मीन्स, फॉर बताता है कितनी देर से, कितनी देर से बताता है फॉर, जिसका इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग जो ड्यूरेशन बताए, फॉर ये बताता है आपका, ये बताता है ड्यूरेशन, कितनी देर से, ये ड्यूरेशन बताता है।
अब मैं आपको दोनों के अंतर फिर से समझा देती हूँ कि सिंस जो है वो कब का जवाब देता है और फॉर जो है वो कितनी देर से का जवाब देता है, हाउ लॉन्ग। जैसे मैंने ये कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, यानी कि कितनी देर से, वो चीज कंटिन्यूटी में कितनी देर से चल रही है, तो मैं वहां पर कहूंगी कि यहाँ पर मैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, तो वो 2 आवर्स है। लेकिन अगर मैंने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग 5 o'clock, तो मैं बोलूंगी सिंस 5 o'clock, क्योंकि वो चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम था, एक निश्चित बिंदु, एक बिंदु था समय का, और जो पीरियड बताता है, जो ड्यूरेशन बताता है, उसको क्या कहा जाता है, फॉर का यूज जो है वो किया जाता है। देखिए अब यहां तक आप लोग देख लीजिए, मैं आपको फिर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। यहां तक देख लीजिए, अब आप लोगों ने देख लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में अब मैं आपको सिंस ऑफ और से संबंधित जो एग्जांपल्स हैं वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, वी हैव बीन लिविंग हियर लास्ट मंथ, एक ये है। और फिर मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखा, और वी हैव बीन, बिल्कुल सेम यही एग्जांपल है, वी हैव बीन लिविंग हियर द लास्ट मंथ। अब ये दोनों में सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, समझने से पहले आप सबसे पहले लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ में अंतर समझिए। लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ में क्या अंतर है। आपको लग रहा होगा द लग गया तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, इस एक द से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि अब एक आप मानिए कि आज जो अभी जो चल रहा है वो अगस्त चल रहा है, ठीक है। इससे अगर हम इससे लास्ट मंथ लेते हैं तो लास्ट मंथ आ जाता है जुलाई, ठीक है। तो ये चीज जो लास्ट मंथ है ये बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त से जो लास्ट मंथ था वो कौन सा था आपका, जुलाई। लेकिन अगर द लास्ट मंथ है, जैसे आज अगर जो मान लीजिए कि भाई आज अगर जैसे 15th of August है, तो पिछले इसमें जो है वह आपका जो है आप 15th अगस्त से अगर आप ले लेते हैं तो पिछले जो महीने की है वो आप ड्यूरेशन इसमें लीजिए, फिर 15 से अगर आप लेते हैं इसमें जुलाई, तो इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द लास्ट मंथ। यानी कि जो ड्यूरेशन चल रही है तो वो जो है वो यहाँ पर कि इसमें जो है वो वहां पर क्या आ जाता है, ये बताता है ड्यूरेशन, कि भाई पिछले 15 से लेकर इस 15 तक का जो है वो हो जाता है द लास्ट मंथ। लेकिन खाली जो है सिर्फ लास्ट मंथ बोल रहे हो तो यानी कि इस महीने को छोड़ के, आप इस महीने की ना कोई डेट बोली ना कुछ बोली, केवल जो है इस महीने का पॉइंट बताया, तो इसीलिए वी हैव बीन लिविंग हियर लास्ट मंथ है तो सिंस लगाएंगे। अगर यहाँ पर आ रहा है द लास्ट मंथ तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर। आई होप कि आपको मेरी बात जो है समझ में आई कि लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ में क्या फर्क होता है, कि लास्ट मंथ इस मंथ से जस्ट पहले वाले मंथ को लास्ट मंथ कहा जाता है, इस डेट से ड्यूरेशन में पिछली डेट तक उसे क्या कहा जाता है, द लास्ट मंथ कहा जाता है। इसीलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमने सिंस लगाया है, क्योंकि ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज जो है वो किया है। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये वाले प्रेपोजिशंस करा के, आई होप कि आप लोग ये चीज अब भूलेंगे नहीं कि सेंस ऑफ और जो है वो कहाँ यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को करवा रही हूं, 2 और प्रेपोजिशंस करवाती हूं। एक है आपका इन फ्रंट ऑफ और दूसरा है ऑपोजिट। अब पहले मैं आपको इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट में अंतर बता दूं। ऑपोजिट के 2 मीनिंग होते हैं। ऑपोजिट का एक मतलब होता है अक्रॉस फ्रॉम और दूसरा होता है फेसिंग ईच अदर। अब इन दोनों को मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर बताती हूँ।
जैसे कि ये मान लीजिए ये सड़क है और यहाँ पर दो लोग जा रहे हैं, तो ये कहेंगे 2 people आर वॉकिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये अक्रॉस फ्रॉम हो गया, तो ये हो गया आपका ऑपोजिट। फेसिंग ईच अदर है, जैसे कि अगर यहाँ है ये सड़क है और इसके बिल्कुल आगे के साथ फेसिंग एक दूसरे को फेस करते हुए सामने है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, ऑपोजिट जो है, मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हुए जो होता है उसके लिए भी क्या यूज किया जाता है, ऑपोजिट का यूज किया जाता है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक इंसान है और उसके आगे ये एक और इंसान है, ये मतलब दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उसके सामने है, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी साइकिल जो है वो हॉस्पिटल के आगे लगा दी, तो हॉस्पिटल के सामने लगा दी, फेस करते हुए नहीं होते हैं। और अगर हमने कहा कि इसने प्लेट जो है मेरे सामने रख दी, तो वो फेसिंग नहीं होता है, वो किसी के सामने बिल्कुल उसके सामने है, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ। हाँ, अगर क्यू में कोई खड़ा हुआ है और एक दूसरे के आगे खड़े हुए हैं, तो भी हम क्या यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है, ऑपोजिट। इसीलिए जो सड़क के आमने सामने जो घर होते हैं उन्हें ऑपोजिट जो है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड बोला जाता है। तो क्योंकि जो सड़क के आमने सामने जब घर होते हैं जो एक दूसरे के फेसिंग होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऑपोजिट जो है वो बोला जाता है। जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, हिज हाउस इज ऑपोजिट टू आवर्स। हिज हाउस इज ऑपोजिट टू आवर्स। इसे ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा घर है और ये जो है वो इनका घर है और हमारे घर के बिल्कुल सामने है और फेस कर रहा है, सड़क के दूसरे किनारे पे है, और मतलब ऐसे है, ऐसे सामने है, और वो जो है वो चीज क्या है, फेस कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट। जैसा इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले आप लोग यहां तक देख लीजिए। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, देयर इज ए फेमस नर्सिंग होम in front of Hansraj College, Delhi University। अब आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि देयर इज अ फेमस नर्सिंग होम इन फ्रंट ऑफ हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये अगर हंसराज कॉलेज ये है, तो इसके सामने बिल्कुल इसका जो है वो अब क्या है कि ऑपोजिट साइड पे, मतलब यानी कि सड़क के पार करके है और फेसिंग ईच अदर है, तो नर्सिंग होम है जो हंसराज कॉलेज के बिल्कुल सामने है। अब बिल्कुल ये बैक करके नहीं हो सकता है, फेसिंग ईच अदर नहीं है, इन फ्रंट ऑफ नहीं हो सकता है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ का मतलब तो हो गया बिल्कुल के सामने हो गया, फेसिंग नहीं है। जो फेसिंग होता है, सड़क के दूसरे किनारे फेसिंग होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज किया जाता है, हम लोग यूज करते हैं ऑपोजिट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जगह इन फ्रंट ऑफ की जगह क्या बनाएंगे, ऑपोजिट का यूज जो है वो करेंगे। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो मैं वहां पे लिखूंगी देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, कि मेरे घर के बिल्कुल सामने है, तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगी, इन फ्रंट ऑफ का यूज जो है वो किया जाएगा। तो बेसिकली जो बिल्डिंग्स हैं या कोई भी चीज है जो फेसिंग होती है एक दूसरे की तरफ देखते हुए या क्रॉस ऐसे करते हुए है, उसको क्या कहा जाता है, ऑपोजिट यूज किया जाता है। आई होप आपको ये 4 जो प्रेपोजिशंस हैं वो समझ में आए, और आपको जो है ये समझ में आया कि प्रेपोजिशंस को कैसे यूज किया जाता है। आप लोग ये देख लीजिए, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक और अच्छा लगा, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और बहुत इस बार जो है डिले हो गया कि मैं लेक्चर जो है वो आपका अपलोड नहीं कर पाई।
और मैंने जो है वो एक सीरीज कंटिन्यू कर रखी थी प्रेपोजिशंस की, तो मैं प्रेपोजिशंस ही आप लोगों को जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अगर अच्छा लगा और अगर आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आज आप लोगों को कुछ प्रेपोजिशंस जो है वो करवाऊंगी जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे कि आप किस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रेपोजिशंस को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सबसे पहले आज हम प्रेपोजिशन में समझेंगे। कई बार बच्चे एक इस प्रेपोजिशन में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो मैं आज आपको बताऊं कि इन टाइम, ऑन टाइम और इसके अलावा एक और मैं बोल रही हूं इन द रोड एंड ऑन द रोड, ये मुझे आपको आज समझाने हैं। तो ये मैं आप लोगों को आज ये बताती हूँ क्या है। देखिए सबसे पहले इन टाइम और ऑन टाइम के बारे में समझिए। टाइम के पहले अगर हम इन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है समय रहते। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, समय रहते। जैसे कि अगर हम कभी किसी जगह पर समय से पहले पहुंच जाए, मतलब कुछ समय पहले, तो हम उसे कहेंगे इन टाइम। जैसे कि अगर हमें कहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में वी शुड रीच इन टाइम, तो इन टाइम का मतलब है कि हम 20 मिनट पहले पहुंचे या 15 मिनट पहले पहुंचे तो हम इन टाइम होता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल समय पर पहुंचे, जैसे अगर कोई चीज 11 बजे शुरू होनी है और हम 11 बजे ही पहुंचे, तो एग्जैक्ट टाइम पर जब पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ऑन टाइम। समय रहते, समय पर। तो इन टाइम का मतलब होता है समय रहते। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, इसके बाद ये वाला पॉइंट समझाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए the bus arrived on time, the bus arrived on time, यानी कि बस बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर आ गई, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन टाइम। जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लिखें कि the farmers are sad because monsoon did not arrive on time, कि फार्मर्स जो हैं वो इसलिए उदास हैं क्योंकि बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, कि मानसून जो है वो समय पर नहीं आया। समय रहते नहीं, समय पर नहीं आता। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि हर काम समय रहते कर लेना चाहिए, आप इसके लिए कोई सा भी यूज कर लेना चाहिए, समय रहते काम कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। वी शुड डू आवर वर्क इन टाइम, अदरवाइज वी हैव टू रिपेंट। तो ये जो चीज है इसके लिए आप समय रहते हैं, उसके लिए आप इन टाइम, ऑन टाइम कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो ऑन टाइम, और अगर आप समय रहते यानी कि मार्जिन है तो उसमें आप लगाते हैं इन टाइम। तो आई होप आपको ये इन टाइम और ऑन टाइम समझ में आया हो। आप देख लीजिए इसे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको करवा रही थी इन द रोड एंड ऑन द रोड। इन द रोड एंड ऑन द रोड में क्या फर्क है इसके बारे में समझिए। इन द रोड का मतलब होता है सड़क के बीचों बीच में, और ऑन द रोड का मतलब होता है सड़क के किनारे। सड़क के ऊपर नहीं, सड़क के किनारे। जैसे मैंने कहा डोंट वॉक इन द रोड, रादर वॉक ऑन द रोड। किनारे के लिए आप यूज करते हैं, सड़क के बीच में के लिए यूज करते हैं, सड़क के बीच में के लिए आता है इन द रोड, सड़क के किनारे के लिए यूज करते हैं ऑन द रोड। सड़क के किनारे ऑन द रोड, एंड इन द रोड का मतलब होता है सड़क के बीच में। तो डोंट वॉक इन द रोड, कि सड़क के बीचों बीच में मत चलो, उसे क्या कहा जाता है, इन द रोड। तो ये जो है, अगर कहते हैं कि भाई, जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले ये बताया था कि ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में अंतर बताया था,
कि ऑपोजिट, इन, फ्रंट ऑफ और बिफोर में क्या अंतर होता है, वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑन द रोड का मतलब सड़क के ऊपर नहीं होता, दैट इज सड़क के किनारे के लिए जो भी है हम यूज क्या करते हैं, इन द रोड का यूज जो है वो किया जाता है। तो यहाँ तक हुआ ये इन द रोड एंड ऑन द रोड। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग सा समझाती हूँ, देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सही है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे कि इनमें से कौन सा सही है, अंडर द शेड ऑफ द ट्री या इन द शेड ऑफ द ट्री। अब मैं आप लोगों को एक चीज इसका विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट ये बताती हूँ। देखिए, अगर कोई पेड़ के ठीक नीचे बैठा हुआ है तो उसे कहा जाएगा अंडर द ट्री। ठीक है, पेड़ के ठीक नीचे कोई बैठा हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है, अंडर द ट्री। लेकिन अगर कोई पेड़ की छाया में बैठा है, पेड़ के ठीक नीचे नहीं, अगर पेड़ की छाया पड़ रही है उसमें बैठा हुआ है, तो उसके लिए यूज किया जाता है इन द शेड ऑफ द ट्री। कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ के आप ठीक नीचे बैठते हैं तो वहां शेड नहीं लगाते, अंडर द ट्री लगाया जाता है, और इसीलिए ये वाला गलत है। आप इसमें कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हम पेड़ की छाया में बैठे हैं तो आप लगाएंगे इन द शेड ऑफ द ट्री। जैसे आई एम वेरी टायर्ड, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं आई एम वेरी टायर्ड, लेट्स सिट इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड ऑफ द ट्री। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप कभी शेड की बात करेंगे तो आपको क्या यूज करना है, उसमें आपको इन का यूज करना है, अंडर का यूज जो है वो नहीं किया जाता। अगर आप पेड़ के ठीक नीचे बैठे हैं तो अंडर, और अगर आप उसकी छाया में बैठे हैं तो इन का यूज जो है वो किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑन टाइम क्या होता है, इन टाइम क्या होता है, इन द रोड क्या होता है, ऑन द रोड क्या होता है, शेड के पहले इन का यूज जो है वो किया जाता है। आई होप कि आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है वो समझ में आई, और मैं आगे भी इस लेक्चर सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगी और आपको लगातार इन लेक्चर्स के माध्यम से प्रेपोजिशंस थोड़े थोड़े करके पढ़ाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।